औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हम बात करेंगे न्यूक्लियस के बारे में। उसके अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियस की हिस्ट्री, न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर और उसकी शेप को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम न्यूक्लियस को देखते हैं। ये एक डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेली है, यानी कि इसके दो मेम्ब्रेन होती हैं, एक इनर मेम्ब्रेन और एक आउटर मेम्ब्रेन। और इसको हम हार्ट ऑफ सेल भी कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर जितना भी न्यूक्लिक एसिड है, डीएनए आरएनए होता है, वो सब इसके अंदर ही मौजूद होता है। डिफरेंट प्रोसेस इसमें परफॉर्म हो रहे होते हैं, जैसा कि ट्रांसक्रिप्शन, रेप्लिकेशन वगैरह। ट्रांसक्रिप्शन जिससे मैसेंजर आरएनए बनता है, और रेप्लिकेशन जिससे एक डीएनए अपनी नई कॉपी बनाता है। ये तमाम प्रोसेस एक न्यूक्लियस के अंदर हो रहे होते हैं। डबल मेम्ब्रेन को हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या न्यूक्लियर एनवेलप भी कहते हैं। इनर और आउटर मेम्ब्रेन होती है इसकी, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर से मिलकर बनी होती है, और इसके अंदर छोटे छोटे पोर होते हैं जो कि डीएनए वगैरह को साइटोप्लाज्म के अंदर जाने के लिए एक बैरियर के तौर पर काम करते हैं। ठीक है, इन केसेस जेनेटिक मटेरियल, यानी कि ये जेनेटिक मटेरियल को घेरे हुए होते हैं। आप इधर डायग्राम में देख सकते हैं, ये एक साइटोप्लाज्म की प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। इसके अंदर ये साइटोप्लाज्म है, और ये वाली जो ब्लैक कलर में आपको दिख रही है, इसको हम आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और अंदर वाली जो रेड कलर में है, इसको हम इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। और ये वाला जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर जितना भी पोर्शन है, इसको हम न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। और इसके अंदर ये जो छोटा सा स्फेरिकल स्ट्रक्चर में नज़र आ रहा है, इसे हम न्यूक्लियोलाई कहते हैं। अब हम देखते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म किसे कहते हैं। ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर जितना भी पोर्शन है, फ्लूइड लाइक डीएनए और आरएनए, इसको हम न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं, या फिर कैरियोप्लाज्म, यानी कि कैरियो मीन्स न्यूक्लियस होता है, कैरियोलिम्फ फ्लूइड की वजह से हम कैरियोलिम्फ ही कहते हैं, और न्यूक्लियस सैप, यानी कि इसके अंदर होमोजीनियस मिक्सचर भी हो सकता है, इसलिए हम इसको न्यूक्लियस सैप भी कह सकते हैं। इसके अंदर क्रोमोसोम और न्यूक्लियोलाई प्रेजेंट होते हैं। न्यूक्लियोलाई जो कि एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर होता है, और जिसका सबसे अहम काम होता है राइबोसोम को बनाना, और इसके बाद इसको न्यूक्लियस से पोर्स के थ्रू साइटोप्लाज्म में ट्रांसफ़र करना। अगर हम इसकी हिस्ट्री की बात करें तो रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में इसे एक लंदन में कॉन्फ्रेंस के दौरान में एक बताया था कि सेल के अंदर एक बहुत ही अहम हिस्सा होता है जिसे हम न्यूक्लियस कहते हैं। अगर हम इसकी ऑकरेंस और पोजीशन की बात करें तो ये यूकैरियोटिक सेल में मौजूद होते हैं, और अगर हम इसको एनिमल सेल में देखें तो ये बिल्कुल सेंटर में मौजूद होता है। ठीक है, अगर हम इसको प्लांट सेल में देखें तो न्यूक्लियस बिल्कुल एक साइड पर मौजूद होता है, क्योंकि प्लांट सेल के अंदर एक लार्ज वैक्यूल होता है जो कि ज़्यादा जगह घेरे हुए होता है, इसलिए प्लांट सेल के अंदर न्यूक्लियस एक साइड पर मौजूद होता है। यूकैरियोटिक सेल है न्यूक्लियस, इसके अंदर न्यूक्लियस होता है, लेकिन कुछ यूकैरियोटिक सेल ऐसे भी होते हैं जिनके अंदर न्यूक्लियस मौजूद नहीं होता है, जैसा कि सीव ट्यूब होती है और एरिथ्रोसाइट वगैरह। न्यूक्लियोलाई इज प्रेजेंट इन अर्ली स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, यानी कि इनके दरमियान सीव ट्यूब और एरिथ्रोसाइट में न्यूक्लियोलाई प्रेजेंट होती है डेवलपमेंट की स्टेज के दौरान। और प्रोकैरियोट की हम बात करें तो उसके अंदर कोई न्यूक्लियस मौजूद नहीं होता है। हम इसकी मोर्फोलॉजी की बात करें तो इसमें मोनोन्यूक्लिएट, बाइन्यूक्लिएट और पॉलीन्यूक्लिएट होते हैं। मोनोन्यूक्लिएट ऐसा सेल जिनके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक न्यूक्लियस होता है, हम उसे मोनोन्यूक्लिएट कहते हैं। और बाइन्यूक्लिएट जिसके अंदर डबल न्यूक्लियस होता है, जैसा कि पैरामीशियम और लीवर सेल के अंदर डबल न्यूक्लियस होता है। और पॉलीन्यूक्लिएट ऐसे सेल जिनके अंदर दो या दो से ज़्यादा न्यूक्लियस होते हैं, इसको हम पॉलीन्यूक्लिएट कहते हैं, यानी कि इसके अंदर 3 से लेकर 100 न्यूक्लियस मौजूद हो सकता है। पॉलीन्यूक्लिएट प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों में मौजूद होता है। अगर हम प्लांट सेल की बात करें तो उसको हम कोइनोसाइट सेल कहते हैं, यानी कि एक ही न्यूक्लियाई मैनी न्यूक्लियाई में डिवाइड हो जाता है, लेकिन साइटोप्लाज्म डिवाइड नहीं होता है। इसको हम कोइनोसाइट सेल कहते हैं ऑफ प्लांट। ठीक है, जैसा कि फंजाई में कुछ ऐसे सेल होते हैं जिनका न्यूक्लियोलाई डिवाइड हो जाता है, लेकिन साइटोप्लाज्म डिवाइड नहीं होता। अगर हम एनिमल सेल की बात करें तो इसमें दो या दो से ज़्यादा सेल आपस में
जुड़ जाते हैं और एक सेल बन जाता है, और एक सेल के दरमियान काफ़ी ज़्यादा न्यूक्लियस मौजूद होते हैं। इसको हम सिंसेशियल सेल कहते हैं। इसके दरमियान काफ़ी ज़्यादा न्यूक्लियस होते हैं। अगर हम इसकी मिसाल की बात करें तो इसमें बोन मैरो आ जाता है, जिसमें एक सेल के दौरान 100 न्यूक्लियस मौजूद हो सकता है। अगर हम इसके साइज़ की बात करें तो साइज़ इसका 10% होता है, यानी कि एक सेल का 10% जो होता है वॉल्यूम, वो न्यूक्लियस घेरे हुए होता है। ठीक है, 3 से लेकर 25 माइक्रोमीटर तक इसका साइज़ होता है, और ये सेट ऑफ क्रोमोसोम पर भी डिपेंड करता है, यानी कि हैप्लॉइड सेल का न्यूक्लियस छोटा होगा एज़ कम्पेयर टू डिप्लॉइड सेल। इस शेप की बात करें तो ये स्फीरॉइड भी हो सकते हैं, क्यूबाइडल भी हो सकते हैं, और इरेगुलर भी हो सकते हैं। स्फीरॉइड यानी कि स्फेरिकल इन शेप हो सकते हैं, क्यूबलाइट स्ट्रक्चर भी हो सकता है, और इरेगुलर जैसा कि इंसेक्ट में। अगर हम स्फीरॉइड देखें तो कुछ एनिमल के सेल होते हैं जिसके अंदर स्फीरॉइड स्ट्रक्चर होता है न्यूक्लियस का, और इरेगुलर जो होता है वो इंसेक्ट के सेल में देखा गया है। ठीक है, लेकिन इसकी शेप जो है वो रिलेटेड विद सेल भी होती है, यानी कि जैसा सेल होगा ऐसा ही न्यूक्लियस